हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो एग्ज़ाम होता है हिंदी साहित्य का, कहानी व उपन्यास, उससे संबंधित मैं आपके सामने एक मास्टर क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें सारे के सारे जो आपका पेपर आएगा उसका मैं आपका सारा रिवीजन करा दूंगा मात्र इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास को आपको पूरा देखना है। कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने आपको पहले करा दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो सबसे पहले कहानी आती है। पहले मैं बता देता हूँ इस वीडियो में अपन क्या करेंगे। इस वीडियो में मैं सभी कहानी है उसकी आपको समरी बता दूंगा, साथ ये बता दूंगा कि इस कहानी में ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, और इन्हीं जो समरी है इसमें से बताऊंगा कि आपको उस प्रश्न को किस प्रकार से लिखना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो भी देख कर चले जाओगे तो कल आप हिंदी साहित्य में आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो से अगर आप देख के जाओगे तो आप व्याख्या बहुत आराम से कर पाओगे, जो 40 नंबर की आएगी, और जो 60 नंबर के प्रश्न आएंगे वो भी बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि मैं दोनों की दोनों चीज़ें इसी में कवर करवा दूंगा आपको इसी वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। साथ के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, अपने जो 80% लोग हैं जो वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, आपके बहुत मददगार सिद्ध होगा। उसने कहा था नामक कहानी जो लिखी गई है, ये क्या होती है, एक लहना सिंह नामक किरदार होता है इस कहानी के अंदर। जो वो एक गांव का लड़का है, लहना सिंह है, उसको एक गांव की ही एक उच्च, मतलब अपने से थोड़े उच्च बिरादरी की एक लड़की होती है पद्मा नामक, उससे क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। किशोर अवस्था की बात होती है, उसको उससे प्यार हो जाता है। एक और सिर्फ लहना सिंह को ही नहीं बल्कि पद्मा को भी उससे प्रेम हो जाता है, और दोनों के बीच में गहरा संबंध था। लेकिन होता क्या है, जो लहना सिंह है वो थोड़ा गरीब परिवार से है, और पद्मा नामक जो इस किरदार है इसमें, जो कहानी में लड़की है, वो बहुत थोड़े उच्च परिवार से, मतलब अच्छे अमीर घर की लड़की होती है। तो दोनों परिवारों के बीच में क्या था, सामाजिक मतभेद था, और इस कारण से क्या होता है, इनका जो प्रेम प्रसंग है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और पद्मा की, और इस प्रकार से क्या हो जाता है कि इनका जो प्रेम है वो टूट जाता है। तो लहना सिंह की जो शादी है वो किसी दूसरी महिला से कर दी जाती है, दूसरी लड़की से शादी कर दी जाती है, और जो पद्मा है उसकी किसी अन्य कोई अमीर लड़के से शादी कर जाती है। तो जो लहना सिंह था वो इस चीज़ से, मतलब खुश नहीं था वो अपनी शादी से, और पद्मा से वो प्रेम करता था इस कारण। अब अंत में क्या होता है, वो इस चीज़ से बचने के लिए वो अपनी ब्रिटिश सेना है, भारतीय सेना है, उसको ज्वाइन कर लेता है। होता क्या है, ये कहानी उस समय की लिखी गई है लेखक के द्वारा, जब भारत पर अंग्रेज राज किया करते थे। तो वो क्या कर लेता है, ब्रिटिश सेना को ज्वाइन कर लेता है, और तब उस समय प्रथम विश्व युद्ध चलता रहता है। तो वो ब्रिटिश भारतीय सेना की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे कठोर युद्ध होता है, वहाँ पे लहना सिंह बहुत ही साहसिकपूर्ण तरीके से उस युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं, और वो विजय होते हैं अपनी तरफ से। वहाँ पर उसने बहुत सी जीवन की चीज़ें सीखी। उसका एक साथी होता है भैरव सिंह, जो उसके विश्वास पात्र व सहायक बन जाता है। मतलब उसमें एक और करेक्टर आता है इसी कहानी के अंदर, भैरव सिंह नामक, जो जो लहना सिंह का क्या बन जाता है, धीरे धीरे उसी का दोस्त बन जाता है, और वही उसका विश्वास पात्र व सहायक बन जाता है। अब क्या होता है, लहना सिंह युद्ध की चुनौतियों को सामने करते हुए जीवन, प्रेम और बलिदान को सही अर्थ में सवाल उठाना शुरू कर देता है। और लहना सिंह इधर क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, मतलब लड़ाई कर रहा होता है, उधर जो पद्मा, जो इसकी प्रेमिका थी लहना सिंह की, जो आपस में प्रेम किया करते थे, उसके पति की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वो भी क्या हो जाती है, विधवा हो जाए। ठीक है। तो अब क्या आ जाती है, दोनों के जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति सामने आती है कि ना तो लहना सिंह अपने जीवन से खुश रहता है, युद्ध के अंदर जाकर वहाँ से परेशान रहता है, और उधर पद्मा की भी जो पति की मृत्यु हो जाती है, वो भी विधवा हो जाती है, तो वो भी क्या हो जाती है, अपने जीवन से खुश नहीं रहती है, वो भी परेशान रहती है। तो दोनों का जो जीवन है वो क्या हो जाता है, एक नरक के समान हो जाता है। उनका जो रहन सहन है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील जीवन हो जाता है। तो आगे क्या बताएगा इसमें, लहना सिंह की युद्ध से जुड़ी यादें सता रही थी, और नागरिक जीवन में सामंजस्य बैठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। तो जैसे ही लहना सिंह वापस अपने जीवन में अपने घर आता है, तो उसे जो युद्ध की जो यादें हैं, उसका जो दोस्त भैरव सिंह है, युद्ध का मैदान है, उसको उसकी यादें आ रही थी। साथ पद्मा भी एक विधवा के रूप में अपने अनुभवों से बदल रही थी। तो उधर जो पद्मा है, जो उसकी प्रेमिका है, वो क्या होती है, वो भी अपने विधवा जो जीवन है उससे खुश नहीं रहती है। तो यही कहानी होती है जिसके अंदर दोनों की प्रेम, पहले प्रेम को दिखाया गया, फिर उनके अगले जीवन को दिखाया गया, और फिर विरह को दिखाया गया इस कहानी में। तो इस कहानी में जो पर्सन सबसे महत्वपूर्ण है वो लहना सिंह का चरित्र चित्रण है। तो अब मैंने आपको बता दिया लहना सिंह का कैसा जीवन रहा, और मैं आपको बता देता हूँ इस उपन्यास में क्या था। उपन्यास प्रेम,
हानि पहचान मानव जीवन में युद्ध के प्रभावों को पड़ताल करता है। तो इसमें दो चीज़ें बताई गई। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के किशोर जीवन के प्रेम संबंधी चीज़ें बताई गई हैं। फिर जो युद्ध होते हैं, विश्व युद्ध होते हैं, उसका क्या क्या परिणाम होता है एक जीवन के ऊपर, किसी व्यक्ति के जीवन पर, वो सब बताया गया। लैला सिंह की यात्रा के माध्यम से लेखक युद्ध की निरर्थक व्यर्थ व मानवीय रिश्तों के महत्व पर प्रकाश डालता है। मतलब लैला सिंह की जो करेक्टर है, पात्र है, उसके माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि युद्ध से कि मानवीय जीवन कितना है अस्त व्यस्त हो जाता है और हर व्यक्ति इस चीज़ से कितना परेशान रहता है। जो मानव हृदय को जटिलताओं की खोज करने की आज रखता दुनिया में अर्थ खोज करती है। मतलब यही बात है कि इंसान इस चीज़ से कितना परेशान रहता है। तो ये जो कहानी है, इसमें युद्ध के ऊपर बात करी गई और प्रेम के ऊपर बात की गई। तो मैंने इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, लैला सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि युद्ध के मार्मिक टिप्पणी कीजिए। तो दोनों प्रश्न मैंने आपको बता दिए। कहानी के अर्थ क्या था, सारांश क्या था, वो भी आपको पता चल गया है। अब आपको इस कहानी को जब इस क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगली कहानी है प्रेमचंद के द्वारा पूस की रात। तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, पूस की रात एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो प्रेमचंद के द्वारा, आपको पता है, जो प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का सरोताज कहा जाता है, उनके द्वारा बहुत शानदार उपन्यास लिखे गए। तो उन्हीं में से एक कहानी थी पूस की रात। तो पूस की रात क्या होती है, एक ग्रामीण जीवन के किसान के जीवन को दिखाने का प्रयास करती है, जिसमें एक पात्र होता है हल्कू नामक पात्र होता है, एक किसान होता है, और उसकी पत्नी का नाम मुन्नी होता है, और उसका जो जमींदार होता है उसका नाम क्या होता है, सहना होता है। तो इसमें तीन पात्र हैं जो आपको मुख्यतः देखने को मिलेंगे। तो जो हल्कू नामक जो किसान होता है वो कर्जे से पीड़ित रहता है। मतलब उसको वो क्या होता है कि उसी के गांव में एक सहना नामक जो जमींदार होता है, उससे वो क्या ले लेता है, कर्ज ले लेता है, और धीरे धीरे वो उस कर्ज को चुकाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा। और जो उसकी हल्कू और उसकी पत्नी बहुत हर रोज़ बहुत अधिक कड़ी मेहनत करती हैं। एक दिन क्या होता है कि जितना भी पैसा बचता था हल्कू को अपने जीवन में अपना जीवन यापन करने के बाद में, वो सारा पैसा किसके पास चला जाता था, सहना के पास चला जाता था, जो जमींदार था उसके पास चला जाता था। तो एक बार क्या होता है, जो हल्कू होता है, ये बात है उस समय की, जो बहुत ज़्यादा सर्द रातें थी, सर्द रात ठंडी रातें थी। उस समय जो फसल होती है सर्दी के टाइम की, उस समय की बात है। तो हल्कू के पास अपनी कमाई से 3 रुपये बचा कर लाता है, और वो सोचता है कि अपन इस जो 3 रुपये बचे हैं उससे क्या करेंगे, एक नई कंबल खरीद लेंगे, ताकि जो रात के समय अपन जो रुखवाली करते हैं उससे क्या हो जाएगा कि अपने को जो ठंडी रातें में जो रात बितानी पड़ती है डेली की डेली, मैं परेशान होता हूँ, उन परेशानियों से मैं बच जाऊँगा। लेकिन उसकी जो पत्नी है उसको वो 3 रुपये नहीं देती है। वो कहती है कि ये पैसा अपने को किसको चुकाना है, जमींदार को देना है। तो जो हल्कू है वो उस पर टिप्पणी कहता है कि जो ठंडी रातों की जो यातना है, मतलब ठंडी रातों में जो परेशानी मुझे सहनी पड़ती है, वो परेशानी जो जमींदार के द्वारा दी गई परेशानियों से, यातनाओं से भी ज़्यादा है। अब कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये कहानी एक रात की है। उस समय जो हल्कू है वो अपने खेत के अंदर चला जाता है। उस रात को बहुत तेज ठंड पड़ती है। हल्कू और उसका कुत्ता, एक जेबरा नामक कुत्ता होता है, वो दोनों जने बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर ठिठुर रहे होते हैं। होता क्या है, हल्कू अपनी चारपाई के ऊपर जैसे ही सोता है तो वो देखता है कि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लग रही है। वो आसमान की तरफ देखता है, फिर उसकी नज़र है जो उसके कुत्ते के ऊपर जाती है, वो भी ठंड से बहुत तेज़ी से काँप रहा होता है। तो क्या करता है, उस कुत्ते को हल्कू अपने पास लेकर सो जाता है ताकि दोनों को गर्मी महसूस हो। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है कि जो कुत्ता है, उसका नाम जेबरा था, उसको महसूस होता है कि खेत में कोई अंदर आ गया है। तो वो कुत्ता जल्दी से ज़ोर से भौंकता है और उसको भगाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर की गर्मी महसूस हुई जेबरा के कारण उसको, हल्कू को, किसान को, लेकिन फिर कुत्ता भी उठ के चला जाता तो उसे फिर ठंड लगने लग जाती है। फिर हल्कू क्या करता है, गर्मी लेने के लिए अपनी जो उसको नज़र आता है कि पास में एक आम का बगीचा है, वहाँ पर क्या पत्ते, जो सूखे पत्ते पड़े हैं, उसको वो जलाकर आग लगाने का प्रयास करता है ताकि उसकी ठंड दूर हो। फिर थोड़ी देर बाद में वो आग लगा लेता है, तो जेबरा भी उसके पास, कुत्ता भी उसके पास आकर बैठ जाता है। और ठंड इतनी जोर की थी कि जैसे ही आग जलती है तो उसकी तपिश से हल्कू को बहुत जोर की नींद आ जाती है। और उसी समय जो जेबरा है उसको देखता है कि एक नील गाय, मतलब जो नील गाय होती हैं, वो उसके खेत में आ जाती हैं और सारा फसल
चढ़ जाती है। अब हल्कू ठंड से इतना परेशान हो चुका था, उसको पता होता है कि नीलगाय उसको खेत को चल रही है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है, उठकर जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी और वो वहीं पर सो जाता है। सुबह उसकी पत्नी खेत पर आती है और उसे डांटती है और कहती है कि हम जो खेत का जो कर्ज है वो कहाँ से चुकाएंगे, सारा का सारा खेत है वो किसको कौन चर गई है, नीलगाय चर गई है। तो इस पर हल्कू टिप्पणी करता है कि चाहे ये पूरा खेत है वो नीलगाय चर गई हो, मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि इस किसानी जीवन से अच्छा है कि मैं 2 रुपए मजदूरी करके कमा लूँगा। तो ये कुछ कहानी है, उपन्यास है, पूस की रात है जो लिखा गया है। इसमें यह बताया गया है किसान का जीवन है वो कितना कठिन रहता है, इंसान है ना कितना कर्ज से पीड़ित रहता है अपने दिन रात की मेहनत करके भी इतने भी पैसे नहीं कमा पाता है कि वो अपना एक अच्छा व समृद्धपूर्ण जीवन जी सके। तो ये थी हल्कू की कहानी जो मैंने आपको समझाई। अब इसमें जो महत्वपूर्ण कहानी आती है, इसमें आपको जो प्रश्न आता है वो क्या आता है मैं आपको बताऊंगा। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, कहानी सबसे महत्वपूर्ण, इससे 2 प्रश्न आप जरूर से करके जाना। पूस की रात की कहानी के नामकरण पर सार्थकता डालते हुए उसके नायक की चरित्र चित्रण कीजिए। तो हल्कू की कहानी मैंने पूरी बता दी आपको, अब उसका चरित्र चित्रण आप कर लेना। प्रेमचंद की कहानी पूस की रात की कहानी की कला व विशेषताओं को बताइए। तो भाई कैसे किसान जीवन के ऊपर टिप्पणी की गई है, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो ये दोनों प्रश्न आप जरूर से करके चले जाना। अगली कहानी के ऊपर पढ़े। जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक कहानी लिखी गई है आकाशदीप। ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जिसके अंदर क्या है कि किसी भी व्यक्ति की भावनाएं, प्रेम व मुक्ति की जटिलताएं दिखाई गई। मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। इस कहानी के अंदर 2 पात्र होते हैं, पहला चंपा और दूसरा होता है बुद्धगुप्त। तो देखो चंपा नामक कहानी है, जो पात्र वो एक लड़की होती है और बुद्धगुप्त है वो एक डाकू होता है। तो चंपा है उसके जो पिता होते हैं उसकी जो हत्या है वो बुद्धगुप्त नामक जो डाकू है उसे कर दी जाती है। तो बुद्धगुप्त नामक जो डाकू था उसने चंपा के जो पिता थे उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जो चंपा है वो बड़ी होती है और जो चंपा है वो बदला लेना चाहती है बुद्धगुप्त से, लेकिन जैसे ही वो बुद्धगुप्त से मिलती है तो वो उसके और आकर्षित हो जाती है और उसके प्रेम में पड़ जाती है। लेकिन उसके अंतर भावनाओं में 2 प्रकार की भावनाएं चल रही थी। एक प्रकार से वो बुद्धगुप्त से प्रेम भी करती है, दूसरी तरफ वो उससे अपने पिता का बदला भी लेना चाहती है। तो धीरे धीरे आगे कहानी आगे बढ़ती है। तो बुद्धगुप्त होता है वो आगे जाकर क्या करता है, अपना जो डाकू का काम था, जो चोरी का, मर्डर का, वो ये सब काम छोड़ देता है। उस थोड़े दिनों बाद में चंपा उससे मिलती है, वो आपस में बातचीत करते हैं। तो उसे जो बुद्धगुप्त है के बारे में वो अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताती है। तो बुद्धगुप्त उसे बताता है कि मैंने वो एक उसका अतीत था जिस समय वह मर्डर, चोरी व डाकू जैसे क्रियाक्रम किया करता था, लेकिन अब वो सुधर गया है और अब उसने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। तो अंत में जो चंपा है उसके द्वारा भी अपने पिता का बदला लेना था जो बुद्धगुप्त से, वो भी उसका विचार भी वो त्याग देती है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको क्या बताया जाता है कि जयशंकर प्रसाद ने क्षमा, प्रेम और मुक्ति की मानवीय क्षमता की कुशलता से खोज की है। मतलब कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर माफ करने की भावना भी होनी चाहिए। तो ये बताया है प्रेम और मुक्ति, मतलब आप किसी व्यक्ति को अगर माफ कर देते हो तो उससे क्या मिल जाती है, आपको उस भावना से मुक्ति मिल जाती है। पात्रों की भावनात्मक गहराई और जटिलता से कहानी के सम्मोहक पठनीय बनाती है। मतलब कहानी है उसमें बहुत ही भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कहानी के अंदर प्रेम पक्ष भी दिखाया गया है, बदले की भावना भी दिखाई गई है, एक व्यक्ति के कठोर जीवन से एक सही व्यक्तित्व तक की कहानी को दिखाया गया है। तो इसमें यह कहानी भावनाओं से बहुत अधिक जुड़ी हुई है। कहानी में व्यक्ति के समाज में बदलने के लिए प्रेम की शक्ति पर भी प्रकाश डालती है। मतलब इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है अगर कोई व्यक्ति को अपना जीवन बदलना है तो प्रेम के माध्यम से आप अपने जीवन को किस प्रकार से बदल सकते हो, ये इस प्रेम की शक्ति को इस कहानी में क्या बताया गया है, उजागर किया गया है। आकाशदीप नामक कहानी जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा साहित्य प्रतिभा का एक प्रमाण है। मतलब जो आकाशदीप के द्वारा जो कहानी लिखी गई है बहुत ही शानदार साहित्य की एक अद्भुत नमूना है जो पाठकों को प्रतिध्वनिक होने वाली कथा को गढ़ने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के प्रेम के माध्यम से सामाजिक जीवन उसका किस प्रकार से बदल सकता है। तो ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको कर लेना।
करके चले जाना महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मैंने आपको बता दिया है कि इस कहानी का पात्र क्या थे, इस कहानी का अर्थ क्या था, इसमें मार्मिक पक्ष क्या था। अब अगली नंबर कहानी की तरफ बढ़ते हैं, गदल नामक कहानी की तरफ। तो गदल नामक कहानी है, ये किसी एक विधवा महिला की कहानी है जो उसके, देखो जो गदल नामक कहानी है वो एक विधवा की कहानी है, जिसमें एक विधवा का जो जीवन है वो कितना कठिन होता है, उसे समाज के अंदर कितना संघर्ष करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको टिप्पणी की गई है। तो इस कहानी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है कि गदल जो कहानी लिखी गई है उस कहानी पर नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये कहानी है वो एक विधवा की होती है, जिसमें क्या होता है, उसको अपने जो जीवन है वो जब विधवा होती है तो उसके बाद में उसके कितना सामाजिक संघर्ष करना पड़ता है, उसको अपने बेटे व बहुओं के द्वारा भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में क्या होती है, वो गदल है, जो नायिका है, गदल नाम है उस नायिका का, वो अपना घर छोड़ देती है और एक मुन्नी नामक एक व्यक्ति के पास रहने लग जाती है। मतलब वो अपना घर है वो किसी एक और अन्य व्यक्ति है, मुन्नी नामक व्यक्ति है, उसके पास रहने लग जाती है। और उस समय भी उसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, सामाजिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक जीवन है, उसमें उसको संघर्ष, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, एक विधवा को किस नज़र से देखा जाता है, उस सब चीज़ों पर टिप्पणी की गई है। गदल के अपने परिवार को छोड़ने और मोनी से जुड़ने के फैसले से उसके समुदाय में सदमा व स्वीकृति मिलती है। तो समाज है वो इस बात से को स्वीकार नहीं करता है कि एक विधवा है वो अपना पुनः विवाह करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना घर कैसे बसा सकती है, और पूरे समाज के द्वारा उसको बहिष्कार देखने को मिलता है। हालांकि गदल अपने स्वतंत्रता का दावा करती है, अपने शर्त पर जीवन जीने के लिए दृढ़ है, लेकिन गदल है वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीवन जीना चाहती है और अपने शर्तों पर जीवन जीना चाहती है। उसके चरित्र के माध्यम से कहानी पितृत्व समाज में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्ष व स्वायत्त और सामना के लिए इच्छा को उजागर करती है। तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि जो हमारा समाज है जिसमें पितृत्व समाज दिया गया है, मतलब जहाँ पर पिताओं या मतलब जो इस पुरुषों को, पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें महिलाओं को किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में, अपनी जो स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, ये चीज़ बताई गई है। कथा में गदल को अपने देवर के साथ संबंधों की भी खोज की गई है जो उसकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखता है। लेकिन इस कहानी में एक व्यक्ति होता है जो उसका देवर होता है, वो उसके प्रति क्या है, सहानुभूति रखता है। उस डोडी और गदल के बातचीत से पता चलता है कि सामाजिक दबावों के कारण जैसे महिलाओं को कठिन विकल्प चुनने पड़ते हैं। तो इस कहानी से हमें यह समझना मिलता है कि महिलाओं को जो सामाजिक दबाव के कारण, कितना सामाजिक दबाव होता है, उसके कारण उन्हें कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। कहानी का समापन गदल के इस दावे के साथ होता है कि वो चुप नहीं रहेगी और अत्याचार नहीं सहेगी। मतलब इस कहानी का अंत इस चीज़ से होता है कि गदल पूरी विरोध से भर जाती है और वो ये कहती है वो ये सब अत्याचार नहीं सहेगी और वह चुप नहीं रहेगी, इस सब चीज़ों के खिलाफ बातचीत करेगी, खुलकर बोलेगी, वो अपने अधिकारों और सम्मानों के लिए लड़ेगी। मतलब उसे भी अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता है, एक विधवा को समाज में खुलकर जीने की अधिकार है, तो वो अब भी चाहती है कि वो अपने अधिकार व सम्मान के साथ लड़ती रहे। कुल मिलाकर गदल की कहानी एक सशक्त कहानी है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के जीवन व सामाजिक मापदंडों और उपेक्षाओं के खिलाफ संघर्ष पर प्रकाश डालती है। मतलब जो गदल नामक कहानी है ये जो ग्रामीण जीवन में महिलाओं का जो कैसा जीवन होता है उस पर क्या डालती है, संघर्ष का प्रकाश डालती है। तो एक कहानी बहुत ही शानदार कहानी है। आपको इस पर यही प्रश्न पूछा जाएगा कि गदल नामक नायिका है उसकी जो जीवन शैली होती है उस पर आपको नायिका पर चरित्र चित्रण डालिए, और ये वाला प्रश्न मैंने आपको करा दिया है। चलो आप बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, पाजेब नामक कहानी पर। देखो जो पाजेब नामक जो कहानी है एक बच्चे की, जो पाजेब नामक कहानी है वो लिखी गई है। इसमें एक क्या है, एक छोटे बच्ची है, मुन्नी नामक जो बच्ची है उसके जीवन के ऊपर एक कहानी है। तो उस कहानी में क्या होता है, उस लड़की को एक पाजेब की जोड़ी, मतलब पाजेब समझते हो जो महिलाओं के द्वारा श्रृंगार के रूप में पहनी जाती वाला एक आभूषण है पाजेब, तो उसकी पायल, जिसे पायल भी बोला जाता है, उसके पहनने की इच्छा होती है। वो क्या होती है, अपनी उसकी दोस्त होती है, सहेली होती है, उसके पिता उसे एक नई पायल, एक पाजेब लाकर देते हैं, तो उसको देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपने माता पिता से ये चीज़ कहती है कि भाई मुझे भी एक जोड़ी ऐसी पायल मुझे भी चाहिए।
माता पिता उसकी इस बात से सहमत हो जाते हैं और वो उसे पायल लाकर दे देते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद में क्या हो जाता है, वो पायल है वो खो जाती है और इस चीज़ से वो लड़की है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो उसके माता पिता जो उसकी पायल है जो किसके द्वारा चोरी की गई उस चोर की खोज करते हैं। तो सबसे पहले उनका जो शक है वो किस पे जाता है, नौकर बंसी की तरफ जाता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जो शक है वो मुन्नी के भाई आशुतोष व उसके दोस्त छज्जू लाल पर भी पड़ता है। तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो उन्हें जो कहानी में ये पता चलता है कि जो उसका दोस्त जो उसका भाई है, उसी मुन्नी का भाई आशुतोष, हो सकता है कि उसने भी अगर पाजे चुरा ली हो या उसका दोस्त का भी हाथ उस चोरी के अंदर। लेकिन अंत में पता चलता है कि जो पायल है वो उसकी मौसी के पास ही थी। तो इस कहानी का मतलब आपने समझा, चलो ठीक है एक पाजेव की कहानी है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से बताना क्या चाहता है कवि, तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। मतलब एक छोटे बच्चे का जीवन होता है, उस पर छोटी छोटी घटनाओं का किस प्रभाव से प्रभाव पड़ता है, उसके मनोविज्ञान किस प्रकार से बदलाव होता है, वो वाला चीज़ है। तो प्रश्न कैसा पूछा जाएगा और उसका आपको उत्तर कैसे देना, पहले वो देखिए आप। देखो इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, पाजेव बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक हिंदी कहानियों का सबसे अच्छी कहानी है। इस कथन के आलोक में पाजेव कहानी की समीक्षा कीजिए। तो पाजेव नामक कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है और इसमें आपको क्या बतानी है कि इसकी समीक्षा करनी है। तो आप अपन समीक्षा करेंगे, इस प्रश्न को देखें। तो इस कहानी में क्या होता है, बचपन की मासूमियत जिज्ञासा के साथ परिवार के सदस्यों के बीच में संबंध और संदेह और विश्वास की गतिशीलता को उजागर करती है। मतलब किसी भी व्यक्ति जब बच्चा होता है, बालक होता है, तो उसकी मासूमियत होती है उस बच्चे के अंदर, वो बहुत मासूम होता है, सबको प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, वो बताया गया है। कोई छोटा बच्चा होता है वो जिज्ञासु भी होता है, उसे हर चीज़ पर प्रश्न पूछने की आदत होती है। साथ ही साथ उसका परिवार के हर व्यक्ति के साथ उसका संबंध होता है कि दादा दादी के साथ ज़्यादा स्नेह रहता है, पिता के साथ थोड़ा कठोर व्यवहार रहता है, माता के साथ और प्रेम की भावना ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं उसके अंदर। लेखक है भौतिक इच्छाओं के विषय पर भी बात करता है। लेखक साथ के साथ ये भी बात करता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी किन किन चीज़ों को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको खिलौनों को प्राप्त करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इस कहानी में पाजेव था वो एक भौतिक वस्तु थी, उस प्रकार से कुछ बच्चों को साइकिल की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है लाने की। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बच्चा होता है तो उसको भौतिक इच्छाएँ भी होती हैं। वे मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं, तो देखो किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस चीज़ से बिछुड़ जाती है, दूर चली जाती है, तो उसके मनोविज्ञान पर बहुत ही गहरा प्रभाव भी पड़ता है। पाजेव के जरिए जनेंद्र कुमार बचपन व पारिवारिक जीवन के सूक्ष्म चरित्र करते हैं। तो पाजेव नामक कहानी है, उसके माध्यम से जो जनेंद्र कुमार है वो बचपन में किसी भी व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन है उसका छोटा मतलब बहुत सूक्ष्म चरित्र चित्रण किया है कि कहानी में उसके महारत व संबंधित पात्रों कर स्थितियों को गढ़ने की क्षमता को दर्शाता है। मतलब ये चीज़ बताता है कि कैसे हर एक व्यक्ति के साथ परिवार में संबंध रहता है एक छोटे बच्चे को। तो यही चीज़ जो जनेंद्र की कहानी में उसकी महारत है, पात्रों को अच्छे से गढ़ने की, अच्छे से लिखने की, उनको प्रदर्शित करने की जो जनेंद्र की कला वो पता चलती है। मानवीय अनुभव को विचारशील खोज करने के लिए कहानी की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है। तो मानवीय जो कोई भी व्यक्ति का जो भावनाएं हैं उनको अच्छे से प्रदर्शित करने की जो भावना है वो जनेंद्र के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई गई है। अब बढ़ते हैं अगली नमक जो कहानी है, मलबे का मालिक। तो देखो ये कहानियाँ हैं, ये आपको ना व्याख्याएं आएंगी, उनमें आपको लिखने में भी बहुत मदद करेंगी। अब मैंने सभी किरदार आपको बता दिए हैं, तो आप जैसे पेपर के अंदर किरदार देखोगे तो आपको याद आ जाएगा ये कहानी उसके द्वारा लिखी गई और उसने ये इस प्रकार से लिखी थी। तो आप उसको प्रदर्शित कर पाओगे उन सब चीज़ों को अच्छे से। अगली कहानी है वो किसकी कहानी है, मलबे का मालिक नामक कहानी है। देखो राकेश मोहन के द्वारा लिखी गई है मलबे का मालिक नामक कहानी है। इसमें क्या होता है, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी होती है जिसके अंदर उसका बेटा वो दिव्यांग होता है। मतलब जो उसका बेटा होता है वो दिव्यांग होता है, मतलब थोड़ा
उसका शरीर वो अच्छे से काम नहीं करता है, और वो पहले पाकिस्तान के अंदर रहता था। लेकिन फिर जैसे भारत के विभाजन की कहानी है, इसमें जैसे भारत का विभाजन होता है तो वो क्या करता है, पाकिस्तान से छोड़कर भारत में आ जाता है अपने बच्चे को लेकर। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसका सामना गांव के एक रखा नामक पहलवान था, दबंग पहलवान, उससे उसका सामना हो जाता है, उससे उसका टकराव हो जाता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और इतना डर जाता है कि वो अपने बच्चे के साथ उस घर में छिप जाता है। क्यों छिप जाता है? उसे उस रखा पहलवान से ज़्यादा डर नहीं था, बल्कि वो ये चीज़ देखकर ज़्यादा डर जाता है, जो उसने भारत का विभाजन हुआ था उस समय किस प्रकार से लोगों को मार दिया गया था, काट दिया गया था। ट्रेनें जो भारत से ट्रेन चलती थी वो पाकिस्तान जाती थी, तो उसमें एक भी जिंदा व्यक्ति नहीं होता था, और पाकिस्तान से आने वाली हर ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति जिंदा नहीं होता था। तो ये जो भारत विभाजन के अंदर एक नरसंहार की जो कहानी चलती है, जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है, जो उसके द्वारा देखी गई है, उस बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा, उस कहानी से वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। तो ये कहानी है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि दर्दनाक जो घटनाओं के कारण किसी व्यक्ति का दिमाग पर कितना असर पड़ता है, और उसका उपचार अधिक प्रभावी होता है। तो इस बूढ़े व्यक्ति के जो कहानी है, इससे दो चीज़ें बताई गई कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई बहुत दर्दनाक घटना हो जाती है तो उसके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। बूढ़े व्यक्ति की यात्रा के माध्यम से कहानी उन जटिल भावनाओं के अपराध बोध की खोज करती है, साथ ही साथ यह भी बताने की प्रयास करती है जिस समय भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जो दर्दनाक घटना के बाद लंबे समय तक बनी रहती है। तो भारतीय साहित्य में नई कहानी आंदोलन की एक प्रमुख कृति के रूप में मलबे का मालिक साहित्य फोकस में नैतिकतावादी ग्रामीण जीवन के सामाजिक मुद्दों की व्यापक खोज पर बात करती है। मतलब ये कहानी ये बताती है कि नैतिकतावाद जो ग्रामीण जीवन होता है उसमें सामाजिक जीवन का ताने बाने का क्या महत्व रहता है। तो ये कहानी थी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें। अब अगली नमक कहानी की तरफ पढ़ते हैं, जिंदगी और जोक। ये कहानी है, ये एक रजवा नामक भिखारी की कहानी है। इस कहानी के अंदर जो रजवा नामक भिखारी होता है, जिसका नाम वास्तविक नाम क्या था, गोपाल था। रजवा एक बहुत ही ज़्यादा गरीब कमज़ोर आदमी था जो सड़कों पर रहता था, मतलब एक आम भिखारी की तरह। जो रजवा है ये भी कहाँ पर रहता है, सड़क पर रहता है। उसके पड़ोस के खाने के लिए लोगों से खाना मांगता है, मतलब वो दूसरों के भीख मांगकर खाने पर रहने पर मजबूर है। उसके संघर्ष के बावजूद उसमें जीने की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है, मतलब उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर जीवन को जीने की इच्छा कभी भी ख़त्म नहीं होती है। वो बहुत आशावान व्यक्ति अपने जीवन के प्रति। एक दिन क्या होता है, रजवा पर साड़ी चुराने का आरोप लगता है, मतलब रजवा होता है उस पर साड़ी चुराने का आरोप लगता है, और उसके पड़ोसी उसे बुरी तरीके से पीटते हैं। तो आपको पता होता है कोई भी कमज़ोर व्यक्ति, असहाय व्यक्ति होता है, उस पर समाज सबसे पहले अपना आरोप लगाता है, सबसे पहले उसी के ऊपर क्या किया जाता है, अत्याचार किए जाते हैं। हालांकि बाद में पता चलता है साड़ी उस जो व्यक्ति जिसके घर से चोरी हुई थी उसी के घर पे थी, चोरी तो हुई नहीं थी, सिर्फ शक के आधार पर रजवा को पीटा गया था। बावजूद रजवा को समाज के द्वारा बहिष्कार भी किया जाता है, मतलब लोगों को सच्चाई पता होने के बावजूद भी रजवा को क्या कर दिया जाता है, समाज से बहिष्कृत किया जाता है, समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करना जारी रखते हैं, मतलब लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार करना जारी रखते हैं। लेकिन एक दिन उसकी जो परिस्थितियाँ हो जाती हैं वो बदल जाती हैं, जब उस घर का उसी जो मोहल्ले का एक स्थानीय निवासी था शिवनाथ बाबू, जो उसको अपने साथ ले जाता है और रहने के लिए घर देता है। रजवा तब पूरे मोहल्ले के लिए एक तरह का नौकर बन जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसका जीवन बदल जाता है, लोगों का उसके प्रति विश्वास हो जाता है। अब लोग शिवनाथ बाबू का नौकर मानने लग जाते हैं रजवा को, और वह धीरे धीरे अपने सभी लोगों के साथ घुल मिलकर रहना शुरू कर देता है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें जीवन में क्या सीख मिलती है, आपको प्रश्न आएगा कि रजवा के चरित्र चित्रण कीजिए या कहानी पर मार्मिक पक्ष पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको किस प्रकार से करनी है
वो आपको मैं बताऊंगा। तो कहानी में रजुआ को कई चुनौतियों के बावजूद जीवन के अदम्य अच्छी शिक्षा को, इच्छा शक्ति को दिखाया गया। मतलब कवि यही लेखक यही बताना चाहते हैं कि जीवन में, आपके जीवन में चाहे लाख परेशानियों हो, संघर्ष करना पड़े आपको जीवन में, लेकिन आपको अपने जीवन में आशा हमेशा बनाए रखना चाहिए। कभी भी निराशापूर्ण जीवन, आप निराशा से नहीं भरना चाहिए। साथ ही यह चीज भी बताया गया, यह समाज की क्रूर प्रकृति को भी दर्शाता है कि यह एक पल में बदल जाता है। मतलब इस कहानी में दो प्रकार के समाजों की बात की गई है। यह समाज है पल भर में बदल जाता है आपके प्रति। जब रजुआ गरीब था, जब वो भिखारी के पूर्ण जीवन जीता था, तो सभी लोग उसके साथ अत्याचार करते हैं। लेकिन जैसे शिवनाथ बाबू उसको अपने पास रख लेता है, उसको अपने नौकर की तरह व्यवहार करने लग जाता है, तो सभी लोग उसके प्रति विश्वास करने लग जाते हैं। जो लोग कभी उसको समाज से बहिष्कार कर लेते हैं, आज वही लोग उसका सम्मान करने लग जाते हैं। तो यही चीज़ बताया गया है कि समाज का व्यवहार है वो दोगला है, वो हर पल में बदल जाता है। कहानी को सरल व संवादात्मक शैली में लिखा गया है। मतलब कहानी को बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में लिखा गया है, जिससे इसे समझना आसान हो जाता है। मतलब इस कहानी को बहुत ही सहज व सरल भाषा में समझाया गया है ताकि हर व्यक्ति को समझ में आ सके। लेखक ने रजुआ की उपस्थिति और परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए विशद कल्पना को उपयोग किया है। मतलब रजुआ नामक पात्र के माध्यम से लेखक ने समाज की एक वास्तविक स्थिति की एक बहुत ही मार्मिक टिप्पणी और वास्तविक टिप्पणी करने का प्रयास किया है। और इतना मार्मिक टिप्पणी करी है कि वो जो पात्र है वो एक वास्तविक पात्र की तरह दिखाई देता है। इस कहानी में सामाजिक अलगाव, दबाव, मानवीय भावनाओं के विषयों पर भी पड़ताल करती है। मतलब इसमें यही बताया गया है कि समाज का कैसे हर व्यक्ति पर दबाव रहता है, अलगाव व मान्य मतलब व्यक्तिगत भावनाओं को दिखाया गया है। रजुआ के चरित्र के माध्यम से लेखक दिखाता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीना नहीं छोड़ना चाहिए और आशावान बना रहना चाहिए। मतलब इस कहानी के माध्यम से लेखक सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन जीने की जो आशा है उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और इच्छा शक्ति है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने जीवन को जीने के लिए। तो ये थी कहानी जो जिंदगी व जोक नामक कहानी लिखी गई थी। बहुत ही शानदार कहानी है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो रजुआ नामक लेखक है, जो पात्र है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए या नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, यह भी पूछा जा सकता है। साथ के साथ सामाजिक जीवन में के बदलाव पर वो भी टिप्पणी हो सकती है। साथ के साथ इस कहानी में आपको किस प्रकार से मार्मिक टिप्पणी की गई है वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने इसमें दे दिए हैं। ना सिर्फ मैं आपको सारांश बता रहा हूँ बल्कि प्रश्नों को किस प्रकार से करना ये भी बताया जा रहा है। अब अगले प्रश्न की तरफ बड़े परिंदे, अगली कहानी की तरफ, परिंदे नामक कहानी की तरफ देखो। जो निर्मल वर्मा के द्वारा परिंदे नामक कहानी है, जो हिंदी साहित्य के अंदर एक बहुत ही अग्रणी कहानी है। तो ये कहानी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ। इस कहानी में क्या होता है, जो नायक होता है वो प्रकृति और पक्षियों से गिरे हुए पहाड़ों में बताए गए बचपन की यादें याद कर रहा है। मतलब इस कहानी में यह बताया गया है कि जब वो बचपन में अपने गाँव में था तो वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों में रहता था। वहाँ पर वह प्रकृति व पक्षियों से हर वक्त घिरा हुआ रहता था। बचपन की यादों को याद करते हुए वो पक्षियों के जोड़ों से मोहित था। मतलब जो पक्षी जब उसके घर पर आया करते थे तो वो उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ करता था। साथ के साथ वो उस समय बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र व खुश महसूस किया करता था। तो जैसे जैसे नायक आगे बढ़ता है वो अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए कहाँ चला जाता है, शहर में चला जाता है। तो एक तरफ जो नायक है उसके द्वारा गाँव के जो सुखद जीवन है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ जीवन है, उस पर टिप्पणी की गई है। दूसरी तरफ जो लेखक का नायक है उसके द्वारा शहर के जो अलगाव, अकेले रहने के जीवन है उसके ऊपर टिप्पणी की गई है। उसका जो विचार है शहर के अपने वर्तमान जीवन की ओर मुड़ जाता है, जो उस सुंदरता और शांति में रहित है जिसे वह कभी जानता नहीं था। मतलब आज वह अकेला रहता है, शांतिपूर्ण जीवन जीता है। मतलब उसके आसपास लोगों का इतना ज़्यादा पड़ाव नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है लेकिन भीड़ में भी वो अकेला है। वह आजरकता से बचना चाहता है, वो अपने अतीत की यादों से संतावना पाना चाहता है। मतलब वो जो शहर की भीड़ भाड़ है उससे दूर रहकर अकेले व शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है।
परिंदे के माध्यम से वर्मा ने मानव मानस और उसके अतीत को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए उसकी प्रवृत्ति की कुशलतापूर्णता से खोज की है। तो इस कहानी से लेखक ने वर्मा ने यह बताने की कोशिश करी है कि हम अपने अतीत के जीवन पर को हमेशा सुखद पलों को ही याद करके जीते हैं। यह कहानी मासूमियत को ख़त्म करने के लिए होने पर तेजी से बदलती दुनिया के अर्थ व खोज पर एक मार्मिक प्रतिबिंब है। मतलब इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि हमें जैसे जैसे जीवन बदलता बदलता चला जाता है, व्यक्ति बचपन से बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर जो मासूमियत की भावना है वो धीरे धीरे क्या ख़त्म होती चली जाती है और हम अपने जीवन को मार्मिक मतलब वास्तविकता जानने लग जाते हैं और एक वास्तविक प्रतिबिंब की तरह जीते हैं। कहानी की विशेषता वर्मा की अनूठी कहानी कहने की शैली, जो कविता व गद्य के तत्वों को मिलाकर एक प्रवीण वातावरण बनाती है। मतलब कहानी की विशेषता जो वर्मा के द्वारा जो अनूठी कहानी है लिखी गई, उसकी जो शैली होती है वो बहुत ही शानदार है। जो परिंदे को व्यापक रूप से हिंदी साहित्य का एक ऐतिहासिक कृति माना जाता है, जिसका रूपांकन आज भी पाठकों के साथ गूंजता है। मतलब परिंदे नामक जो कहानी लिखी गई है ये एक साहित्यिक बहुत ही शानदार साहित्य कृति है, जो मतलब जिसको पाठक है वो अपने साथ जुड़कर बहुत ही ज़्यादा महसूस करता है। भाषाओं कहानी के कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। मतलब इस कहानी ये इतनी साहित्य कहानी है जिसको कई भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है और यह वर्मा के कहानीकार के रूप में कौशल व मानवीय अनुभव के सार को पकड़ने की उनकी क्षमता को प्रमाण देती है। मतलब इस कहानी के बारे में हमें यह पता चलता है कि वर्मा जो इस कहानी के लेखक हैं वो अब कहानी लिखने की शैली में कितने ही निपुण हैं। वो अपने पात्रों को कितने शानदार तरीके से भावनात्मक जुड़ावों से पेश करते हैं और उन्हें सभी व्यक्तियों को अच्छे से अपनी कला कौशल को मनवाया है अपनी साहित्य कृति के द्वारा। अब बढ़ते हैं अपन अगले नंबर जो उपन्यास है मनु भंडारी के द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है आपका बंटी। उससे संबंधित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं पहले वो देखेंगे, फिर अपन देखेंगे आपका बंटी जो नामक कहानी, उसमें दो प्रश्न मुख्यतः पढ़ के चले जाना। पहला प्रश्न है बंटी का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब बंटी का जीवन कैसा होता है इस उपन्यास में। दूसरा, आपका बंटी उपन्यास एक मनोविज्ञान समस्या पर आधारित है, इस पर समीक्षा कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये आप उपन्यास अच्छे से पढ़ जाते हो तो यहाँ से आपको 15 नंबर फिक्स हैं आपके। 20 नंबर का सिर्फ ये उपन्यास है। तो एक यूनिट होती है उपन्यास की, जो आप किसी भी विश्वविद्यालय में हो उसके सिलेबस में एक उपन्यास हिंदी साहित्य में अलग से आता है, जिसका लगभग वेटेज 120 में से 20 नंबर का होता है। तो अब मैं आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है जो मनु भंडारी के द्वारा उपन्यास लिखा गया आपका बंटी। तो इस उपन्यास में आपका बंटी नामक जो कहानी है, इसमें क्या होता है, जो बंटी होते हैं उसके माता पिता के तलाक की कहानी को दिखाया गया है। इस कहानी में क्या होता है, पहले इनका जो बंटी के माता पिता साथ रहा करते थे तो इनका जीवन बहुत ही शानदार जीवन था, लेकिन धीरे धीरे उनके जो माता पिता का बंटी के माता पिता का जो वैवाहिक जीवन था उसका जो कलह होना शुरू हो जाता है, लड़ाई होना शुरू हो जाती है और उनका जो सुखद यादें थी, जो शानदार जो उसका जीवन था, वो अब परेशानियों में पड़ जाता है। और जैसा आगे जाकर क्या होता है कि उनका तलाक हो जाता है और किस प्रकार से जो बंटी जो एक छोटा बच्चा होता है वो अपने माता पिता से अलग रहता है। अलगाव, इस कलह जो इस घरेलू हिंसा के बीच में उसकी मनोवैज्ञानिक दशा को दर्शाने का प्रयास किया गया है। साथ इस कहानी में जो बंटी है उसके मतलब एक जो जब घर में तलाक होता है उसके बाद में बच्चों से अलग रहता है, तो बच्चों की मनोदशा किस प्रकार से होती है, तो इस बारे में जो लेखक के द्वारा टिप्पणी की गई है, बहुत ही शानदार उपन्यास है, आपको भी पढ़ना चाहिए जीवन में। सबसे पहला मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी एक मार्मिक कहानी है। मतलब एक बहुत ही भावनाओं से जुड़ी हुई एक कहानी है जो विवाह है, अलगाव और उसके बाद में भावनात्मक उथल पुथल के विषय में इर्द गिर्द घूमती है। मतलब इस कहानी में यह बताया गया है कि किसी जो बच्चा होता है, विवाह, शादी, अलगाव मतलब तलाक होना और उसके बाद में जो उसके बच्चे होते हैं या फिर जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में भावनात्मक जो बदलाव आते हैं भावनाओं से जुड़े हुए, उसके आसपास की एक कहानी है। कहानी में एक बच्चे बंटी की नज़र से सुनाई गई है। मतलब ये कहानी है जो वो किसके नज़र से बताई गई है, इसमें मुख्य पात्र कौन है, बंटी है, जो अपने माता पिता के वैवाहिक कलह के बीच में फंस गया है। मतलब क्या होता है कि जो
इनके माता पिता का जो किला होता है, लड़ाई होती है, उसके बीच में उस जो बंटी जो पात्र है, वो छोटा बच्चा होता है, उसके मनोदशा, उसका जो जो जीवन है वो थोड़ा परेशानी में, वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है। वो अपने जीवन, वो परिवार की सुखद यादों से शुरू होती है। मतलब वह जो शुरुआत होती है इस जो कहानी की, उपन्यास की, तब उनका जो जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा सुखी था। जहाँ वो अपने माता पिता, छोटी बहन के साथ रहता था। तब क्या होता था, शुरुआत में वो अपने माता पिता व छोटी बहन के साथ रहता है। हालांकि उनके शांतिपूर्ण जीवन में जब खलन पड़ता है, जब उनके पिता उसे छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद में क्या होता है कि उसका पिता है उसको छोड़कर चला जाता है। वो उसकी बंटी और उसकी माँ अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो बंटी है, उसकी माँ और वो उसकी जो बहन है, वो इस अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बंटी अपने पिता के जाने के पीछे के कारणों को समझता है। मतलब धीरे धीरे जैसे बंटी आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, तो वो अपने पिता को छोड़ने के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करता है। जीवन में आने वाले बदलावों को समझने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही जीवन में आने वाले जो बदलाव आते हैं धीरे धीरे उसके जीवन में, उसको समझने का क्या करता है, संघर्ष करता है। बंटी की मासूम नज़रिए से लेखक ने भावनात्मक संकट को कुशलतापूर्ण चित्रण किया है। मतलब बंटी जो नामक पात्र है, उसके माध्यम से कवि ने जीवन, जो लेखक है उसने जीवन की भावनाओं को बहुत ही कुशलतापूर्ण दर्शाया है। उसका सामना बच्चे अक्सर तब करते हैं जब उनके माता पिता उनसे अलग हो जाते हैं। मतलब एक बच्चा है, वो किस प्रकार से महसूस करता है जब उसके माता पिता तलाक ले लेते हैं या फिर अलग हो जाते हैं। उपन्यास बच्चों पर तलाक के लिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव व उसके साथ होने वाले अपराध बोध, क्रोध व भ्रम की भावनाओं को पता लगाता है। तो इस उपन्यास में क्या बताया गया है, बच्चों पर तलाक का क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, वो किस प्रकार से बोध, क्रोध व भ्रम की अवस्था से गुजरते हैं। मतलब उन्हें किस प्रकार से गुस्सा आता है, किस प्रकार से वो क्रोधित होते हैं, किस प्रकार की भ्रम की अवस्था से वो गुजरते हैं। आपका बंटी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो भारतीय समाज में विवाह और अलगाव के जरिए सामाजिक दबावों की खोज है। मतलब इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि भारतीय समाज में विवाह का क्या महत्व है, और जब दो व्यक्ति अलगाव होते हैं, अलग होते हैं, तो उन्हें किस प्रकार के सामाजिक दबावों को झेलना पड़ता है, किस प्रकार से एक सिर्फ दो व्यक्ति अलग नहीं होते हैं बल्कि दो परिवार और बहुत से लोग इस माध्यम से भावनात्मक रूप से अलग होते हैं। लेखिका ने तलाक से जुड़े कलंक व महिलाओं की हर कीमत पर विवाह को बनाए रखने की अपेक्षाओं को प्रकाश किया है। मतलब इस माध्यम से लेखिका ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि इस जो विवाह जो प्रणाली है, भारतीय विवाह प्रणाली में क्या होता है कि महिलाओं को हर हाल में विवाह को से जुड़े रहने के लिए, विवाह को बनाए रखने का जो तनाव दबाव हमेशा रहता है, उस पर क्या किया है, प्रकाश डाला है। उपन्यास में अकेलेपन व अलगाव पर पैदा होने पर भावनात्मक शून्यता के विषय पर भी गहराई से चर्चा की गई है। मतलब जब दो व्यक्ति का सामाजिक जीवन या वैवाहिक जीवन टूटता है तो उनको किस प्रकार से भावनात्मक रूप से वो टूट जाते हैं, और जब वो अलग होते हैं तो उनके जीवन में किस प्रकार से निरस्ता आ जाती है, उस पर भी बहुत अच्छे से टिप्पणी की गई है। बंटी की माँ विशेष रूप से अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करती है। मतलब इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि जो बंटी की माँ है वो सबसे पहले तो इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाती है कि उसके जो पति है वो उसको छोड़कर चले गए हैं, और उसका भावनात्मक संकट पूरी कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जो भावनात्मक संकट है, भावनात्मक रूप से वो कमज़ोर है, वो इस कहानी में पूर्ण रूप से दिखाई देती है। उपन्यास मनु भंडारी की लेखन शैली व सादगी की संवेदनशीलता से उल्लेखनीय है। मतलब इस जो कहानी है उसमें जो मनु भंडारी है उसके द्वारा कहानी का बहुत ही अच्छा सुंदर चित्रण किया गया है। वह अपने पात्रों को जटिल भावनाओं को कुशलता के साथ व्यक्त करती है। मतलब जो बहुत ही जटिल पात्र होते हैं उनको बहुत ही कुशलता के साथ व्यक्त करने का जो अच्छा तरीका है, जो इसका मनु भंडारी को व्यक्त किया गया है। निष्कर्ष के रूप में आपका बंटी एक दिल दहला देने वाली कहानी है। मतलब अंत में अगर अपन बात करें तो जो आपका बंटी नामक जो कहानी है वो विवाह है अलगाव व परिवारों पर पड़ने वाले भावनात्मक बोध की जटिलता की खोज करती है। मतलब किस प्रकार से एक विवाह होता है, फिर तलाक होता है, इससे परिवार और समाज में किस प्रकार से दबाव को झेलना पड़ता है उस पर बात किया गया है। मनु भंडारी शानदार कहानी व उनके पात्रों का संवेदनशीलता से चित्रण करती है। मतलब मनु भंडारी के द्वारा बहुत ही शानदार रूप से चित्रण किया गया है इस चीज़ का।
जो कहानी के समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक अपने मानवीय जीवन दिमाग पर घूमता रहता है। तो बहुत ही शानदार कहानी है। ये सारी कहानियाँ आपके जो पेपर है उसके अंदर आएंगी। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना।